जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रताप एकेडमी के डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पर। और 2022 के आर्मी जीडी एग्जाम के लिए आज हम करेंगे साइंस का 8वां मॉक टेस्ट। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं, आपको नहीं पता क्या चल रहा है हमारे चैनल पे, तो मैं आपको बता दूं, हमने मॉक टेस्ट की सीरीज शुरू कर रखी है। हम एक दिन जीके का मॉक टेस्ट करते हैं और एक दिन साइंस का मॉक टेस्ट। ठीक है, तो इससे पहले 7 साइंस के हो चुके हैं और 7 ही मॉक टेस्ट जीके के हो चुके हैं। तो आज हम 8वां मॉक टेस्ट करेंगे। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे अलग से ही या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लें, अलग अलग प्लेलिस्ट के लिंक मैंने डाल रखे हैं। ठीक है ना, जीके के लिए अलग प्लेलिस्ट है, वहां पे क्लिक करें, आपको सारे मॉक टेस्ट की वीडियो मिल जाएगी। और साइंस की प्लेलिस्ट अलग है, वहां पे क्लिक करें, आपको सारी प्लेलिस्ट आपको वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, और चैनल को शेयर कर लें भाई, सभी जो भी वीडियो देख रहे हैं चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए फिर फटाफट कर देते हैं शुरू। जय हिंद लिख के इस नंबर पर, टीम का नंबर है ये हमारी, व्हाट्सएप कर दें। आपको किस सब्जेक्ट की, अगर आपका जैसे टेक्निकल वगैरह का है तो वो भी पीडीएफ हमने रेडी कर दी है। ठीक है ना, तो वो भी आपको मिल जाएंगी, फ्री स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको जरूर नंबर को सेव कर लें। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और इंस्टाग्राम पे अगर आप हो, इंस्टाग्राम यूज करते हो, तो इंस्टाग्राम पे भी अपना अकाउंट है प्रताप एकेडमी के नाम से, तो जरूर जुड़े वहां हमारे साथ और स्टोरी चेक करते रहा करें। ठीक है ना, करते रहा करें स्टोरी। वहां पे प्रीवियस ईयर एमसीक्यू और करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो वो हम डालते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर फटाफट ज्यादा देर ना करते हुए, ये आपका पहला प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। जो चमगादड़ होते हैं, बैट, वो अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। वाई? ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, अल्ट्रावायलेट वेव से, अल्ट्रासोनिक वेव से, या रेडिएशन से, या स्पेशल रेटिना से। ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी, अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक तरंगे जो खुद चमगादड़ के द्वारा ही पैदा की जाती हैं और उनकी मदद से ही वो अंधेरे में भी, कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, उसमें भी वो उड़ जाता है। किसी के साथ उसकी टक्कर नहीं होती। ठीक है ना, किसी भी चीज के साथ वो नहीं टकराता, उसको सब कुछ क्लियरली पता होता है कि उसको आगे किधर जाना है। ठीक है ना, और एक बात और, चमगादड़ उड़ता बेशक है बट वो पक्षी नहीं है, ये भी माइंड में अपने क्लियर रखो। चमगादड़ पक्षी नहीं है, चमगादड़ एक स्तनपाई जीव है। ठीक है ना, ये याद रखना है, ये स्तनधारी जिसे बोलते हैं, स्तनधारी जीव है, मैमल, जिसको हम मैमल बोल देते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो एल्यूमिनियम मेटल आपने बताना है, ये हमें किस खनिज से मिलता है। ये आपके 4 ऑप्शन हैं आपके पास, मोनानाइट, एंथ्रासाइट, बॉक्साइट, या थोरियम। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं और इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सी, बॉक्साइट। ठीक है ना, एल्यूमिनियम हमें कहां से प्राप्त होता है? बॉक्साइट से। और एक बात आप याद रखो, जितने भी मेटल होते हैं, जितनी भी धातु वगैरह होती है, जैसे सोना हो गया, लोहा हो गया, ठीक है जी, तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, या जो भी मेटल आपके माइंड में आ रहा है, ठीक है ना, वो हमें धरती से कैसे प्राप्त होते हैं? तो धरती से हमें कच्ची धातु प्राप्त होती है, कच्ची धातु। ठीक है ना, हमें सीधा डायरेक्ट लोहा नहीं मिलेगा कि हमने धरती को खोदा और वहां से हमें डायरेक्ट लोहा मिल गया, आयरन मिल गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें प्राप्त होती है कच्ची धातु, जिसे हम, उस कच्ची धातु को हम क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं। पहले ये याद रखो, हम उस कच्ची धातु को क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं, अयस्क। ठीक है ना, और उस कच्ची धातु को फिर हम साफ करते हैं, यानी उस अयस्क को हम साफ कर देते हैं और उस अयस्क में से जितने भी मेटल होते हैं, जितनी भी धातु होती हैं, उनको निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो जैसे, और हर एक उस अयस्क का नाम होता है। जैसे हमने धरती से बॉक्साइट को निकाला, ठीक है ना, बॉक्साइट को निकाला, बॉक्साइट एक तरह का अयस्क है, कच्ची धातु है ये। ठीक है ना, बॉक्साइट को हम धरती से निकालते हैं, फिर उसको हम रिफाइन करते हैं, साफ करते हैं, और इसके अंदर से फिर हम एल्यूमिनियम, क्योंकि बॉक्साइट में सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम धातु ही मिलेगी। ठीक है, और बाकी की जो भी धातु वगैरह कचरा होगा वो सारा स्लज हम उसको बोल देते हैं, वो सारा फेंक देते हैं हम, और बॉक्साइट से हम एल्यूमिनियम निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे हमें एल्यूमिनियम प्राप्त होती है। ठीक है ना, और ऐसे ही आयरन प्राप्त होता है, लोहा, अलग अलग अयस्क से। ठीक है ना, तो हर एक धातु की एक अयस्क या एक से ज्यादा अयस्क होती हैं। तो धरती से हमें कच्चा खनिज या अयस्क प्राप्त होती है, और उस अयस्क को साफ करने के बाद ही हमें जो धातु है वो प्राप्त होती है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि बॉक्साइट, बॉक्साइट किस धातु की अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु की अयस्क है? तो बॉक्साइट किसकी अयस्क होगी फिर? एल्यूमिनियम की।
ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ फिर। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन हमने लास्ट टेस्ट में भी किया था कि जो आसमान है उसका रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो वहां पे भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे आपको मैं जस्ट सिर्फ उसका आंसर बताऊंगा क्या है। क्या आंसर है इसका? डी, प्रकीर्णन। ठीक है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही हमें आसमान भी नीला दिखाई देता है और सूर्य है जो वो लाल दिखाई देता है उगते समय और डूबते समय। ठीक है, बाकी की एक्सप्लेनेशन हमने लास्ट वीडियो में कर ली थी। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है किस चीज का? ये चार ऑप्शन आपके पास हैं। चालन, संवहन, विकिरण या संघनन, कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन या कंडेंसेशन। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं। केतली में पानी गर्म क्यों होता है ये आपने बताना है और इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी, संवहन। ठीक है ना, संवहन जो है इसके कारण ही केतली में पानी गर्म होता है। ठीक है ना, देखो पानी गर्म या कोई भी चीज है वो गर्म हो जाती है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि उसमें जो हीट है वो क्रॉस हो रही है या हीट जो है वो स्टोर कर रही है, उष्मा जो है। ठीक है ना, तो हर एक माध्यम की अलग अलग कैपेसिटी होती है। जैसे तरल है, तरल पदार्थ जो लिक्विड है उनकी अलग होती है, ठीक है ना, और जो ठोस है उनका अलग होता है। ठीक है ना, और जहां पे कोई भी माध्यम नहीं होता, जैसे ब्रह्मांड हो गया, ठीक है ना, ब्रह्मांड में कोई भी माध्यम नहीं है, तो वहां से भी जो हीट है उष्मा है वो भी ट्रांसफर हो रही है। सूर्य से जो सीधी हीट है वो भी आप तक पहुंच रही है ना, सूरज की गर्मी आप तक पहुंच रही है। क्या? क्यों पहुंच रही है? बीच में तो कोई माध्यम है भी नहीं। ठीक है ना, तो वो कैसे पहुंच जाती है? वो रेडिएशन के माध्यम से यानी विकिरण के माध्यम से पहुंच रही है। तो ये भी याद रखना है। सूर्य से उष्मा पृथ्वी तक किस माध्यम से पहुंचती है या कैसे पहुंचती है या क्यों पहुंचती है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है विकिरण। ठीक है, और किसी भी तरल में पूछें, किसी भी तरल में जैसे पानी हो गया है ना, या कोई भी और तरल पदार्थ में पूछें कि जो उष्मा है वो कैसे ट्रांसफर हो रही है या कैसे आ रही है, तो उसका आंसर फिर क्या होगा? संवहन होगा। और अगर किसी ठोस में पूछे, ठोस जैसे कोई लोहे की राड है ना, अगर आप उसको एक किनारे से गर्म करना स्टार्ट करोगे, आप उसके दूसरे किनारे को अगर पकड़ोगे तो वो भी गर्म मिलेगा आपको। ठीक है ना, क्यों? उसमें जो हीट है वो कैसे ट्रांसफर हुई है? तो वो है चालन विधि से, कंडक्शन। ये तीन विधि आपने याद रखनी है। ठीक है ना, ये तीन विधि है। मैं एक बार दोबारा आपको बता देता हूं। अगर ठोस की बात हो रही है, ठीक है ना, किसी भी ठोस चीज की, किसी भी ठोस में अगर ऊर्जा से रिलेटेड आपसे पूछा जाए, उष्मा से रिलेटेड, तो वो चालन विधि है। और अगर तरल में पूछा जाए तो वो संवहन है। और अगर निर्वात, वैक्यूम में पूछा जाए जहां पे कुछ ना हो, ठीक है ना, निर्वात में पूछा जाए तो वहां विकिरणन हो जाएगा, जैसे सूर्य से पृथ्वी तक का आना। ठीक है ना, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा यानी किसी यंत्र से जो ऊर्जा मिलती है उसको बिजली में कौन बदलेगा? विद्युत ऊर्जा मतलब बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। तो भाई सिंपल सी बात है, जनरेटर का ये काम होता है। जनरेटर जो हम आम जैसे किसी फंक्शन वगैरह में, शादी वगैरह में जनरेटर लेके आते हैं ना, कि लाइट ना चला जाए। ठीक है ना, लाइट चली जाएगी तो क्या, फिर जनरेटर स्टार्ट करेंगे, वो हमें क्या देगा? इलेक्ट्रिसिटी देगा ना, बिजली देगा। तो जनरेटर को हम बोलते हैं डायनमो। उसका राइट आंसर क्या है? डायनमो। ठीक है, डायनमो क्या कर रहा है? डायनमो यंत्र की तरह काम करता है। डायनमो एक यंत्र की तरह काम करता है और हमें विद्युत ऊर्जा देता है, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, याद रखना है आपने। ओके, नेक्स्ट, यदि पृथ्वी से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाए तो क्या होगा? ठीक है, यदि पृथ्वी से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाए तो क्या होगा? ये चार ऑप्शन आपके पास हैं। उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, उसके भार में कमी आएगी, उसके भार में कमी आएगी, पहली मात्रा था उसका भार हो गया, ठीक है ना, फिर या फिर उसके भार में वृद्धि होगी। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं और उसका राइट आंसर क्या है? उसके भार में कमी आएगी। ठीक है ना, अगर आप पृथ्वी से किसी भी वस्तु को, चट्टान छोड़ो, आप पृथ्वी से कुछ भी चीज उठा के ले जाओ वहां पे, ठीक है ना, उसके भार में कमी जरूर आएगी। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि पृथ्वी की जो ग्रेविटी है वो ज्यादा है चंद्रमा के मुकाबले। ग्रेविटी का मतलब पता है ना आपको सभी को? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है ना, पृथ्वी के अंदर एक शक्ति है, पृथ्वी या सभी चीज के अंदर एक शक्ति होती है जो हर एक चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है ना, तो ग्रेविटी चंद्रमा पर पृथ्वी के मुकाबले 1/6 है, 1/6 है, मतलब इतनी कम है। अगर पृथ्वी पे 6 है तो वहां पे 1 है ग्रेविटी। ठीक है, अगर कोई चीज यहाँ 6 किलो की है तो वहां पे वो 1 ही समझो आप। ठीक है ना, इतनी कम है। तो कोई भी चीज अगर आप वहां पे लेके जाओगे
तो उस चीज की मात्रा में कोई कमी नहीं आएगी, ठीक है ना। अगर आप इतनी बड़ी चट्टान लेके जा रहे हैं तो वो इतनी बड़ी ही रहेगी, उसकी मात्रा में कोई कमी नहीं आएगी, उसके मास में कोई कमी नहीं आएगी, बट उसके वजन में वहां पे कमी जरूर आएगी, जरूर आएगी, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट, सल्फर का उपयोग होता है, ये आपने बताना है, ये 3 ऑप्शन आपके पास हैं। सल्फर का उपयोग होता है कहां पे? डायनामाइट में, गन पाउडर में, बारूद में, या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। सल्फर का उपयोग डायनामाइट बनाने में भी, गन पाउडर में भी, बारूद में भी, सभी जगह होता है, क्योंकि ये सभी क्या है? सभी एक तरह के विस्फोटक पदार्थ हैं। डायनामाइट भी एक तरह का विस्फोटक पदार्थ ही है, ठीक है ना। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि डायनामाइट क्या है, डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है जिसकी खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, जिसकी याद में दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार दिया जाता है स्वीडन देश के द्वारा, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन का ही रहने वाला था, ठीक है ना। और डायनामाइट की खोज भी उसी ने की थी। तो डायनामाइट एक तरह का विस्फोटक पदार्थ है, गन पाउडर भी विस्फोटक पदार्थ है और बारूद भी विस्फोटक पदार्थ है, ठीक है ना। तो याद रखना है, सल्फर का उपयोग सभी चीजों में किया जाता है, और सल्फर को हम ब्राइमस्टोन भी बोलते हैं, सुपर इंपॉर्टेंट है ब्राइमस्टोन। ये क्वेश्चन पहले कितनी बार पूछा जा चुका है कि किसे हम ब्राइमस्टोन के नाम से जानते हैं, तो सल्फर को जानते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ फिर। जर्मेनियम क्या है? व्हाट इज जर्मेनियम? ये 4 ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। धातु, उपधातु, अधातु, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जर्मेनियम क्या है? जर्मेनियम एक तरह की उपधातु है, जिसको हम इंग्लिश में मेटलॉइड बोलते हैं, मेटलॉइड, ठीक है ना। उपधातु को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? मेटलॉइड्स। यानी कि इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण हैं। तो ऐसी चीज जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण हो, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम उपधातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपधातु। तो ऐसे जर्मेनियम भी, और एक कल के टेस्ट में था सिलिका, ठीक है ना, सिलिकॉन, तो वो भी क्या है? वो भी उपधातु है, ठीक है ना, याद रखना है आपने। नेक्स्ट, संगमरमर किसका रूप है? संगमरमर किसका रूप है? ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, शैल का, नीज का, चूना पत्थर का, या बलुआ पत्थर का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सी, लाइमस्टोन, यानी चूना पत्थर। चूना पत्थर का ही रूप है संगमरमर, ठीक है। संगमरमर भी एक तरह का पत्थर है, और चूना पत्थर जब कायंत्रित हो जाता है, ठीक है ना, इसका रूप बदल जाता है, तब ये मार्बल में चला जाता है, ठीक है ना। जैसे चट्टाने हैं, आप सभी को पता है, चट्टाने 3 तरह की होती हैं। चट्टाने 3 तरह की होती हैं, एक होती है अगन्य चट्टान, एक होती है अवसादी चट्टान। जब ये दोनों चट्टाने, जैसे अगन्य चट्टान है, अगन्य चट्टान लाखों सालों में अगन्य चट्टान ना रह के कुछ और चीज बन जाती है, किसी और फॉर्म में, किसी और रूप में बदल जाती है, तब हम उसको रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान बोलते हैं। तो ऐसे ही जो चूना पत्थर है, चूना पत्थर एक तरह की अवसादी चट्टान है, अवसादी सेडिमेंट्री चट्टान जिसको हम बोलते हैं। ये चट्टान लाखों सालों में अवसादी ना रह के कायांतरित चट्टान में बदल जाती है, और जब ये कायांतरित बनती है तब हम इसको बोलते हैं संगमरमर, यानी मार्बल। ओके, और इंडिया में ज्यादातर मार्बल जो है संगमरमर, वो आता है राजस्थान से, ठीक है ना, ये भी आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, नाइट्रोजन, या फिर अमोनिया। और राइट आंसर इसका क्या है? इसका राइट आंसर है बी, क्लोरीन, ठीक है ना। तो शहरों वगैरह में क्या है, पानी की जो जरूरतें हैं वो बहुत ज्यादा हैं, तो वहां पे नहरों से पानी है जो वो सप्लाई किया जाता है, ठीक है ना। ओके, और नहरों से आप एक पॉइंट याद रखो, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर, ठीक है ना। कौन सी है भारत की सबसे लंबी नहर? इंदिरा गांधी नहर, जो पंजाब से स्टार्ट होगी और राजस्थान के जैसलमेर तक जाएगी, और उसमें सतलज नदी का पानी होता है, ठीक है ना, ये भी आप याद रखो। उसमें कौन सी नदी का पानी जाता है? सतलज नदी का। नेक्स्ट, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? अगर किसी को कुपोषण है तो इसका मतलब उसके शरीर में किस चीज की कमी है, ये आपने बताना है। विटामिन ए की कमी है, कार्बोहाइड्रेट की कमी है, विटामिन सी की कमी है, या प्रोटीन की कमी है, ठीक है ना। अगर किसी को कुपोषण है या कोई व्यक्ति कुपोषण का शिकार है, इट मीन्स उसमें प्रोटीन की कमी है, ठीक है ना। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि प्रोटीन की कमी से कुपोषण का रोग है जो वो हो जाता है, ठीक है। विटामिन ए से यहाँ पे याद रखो, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ये बहुत बार पूछा जाता है, रेटिनॉल, ठीक है ना।
विटामिन ए हम रेटिना से याद रखेंगे। देखो आप सभी को पता है आंखों में क्या होता है, रेटिना होता है, और आंखों के लिए सबसे अच्छा विटामिन कौन सा है, ए विटामिन है, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हो, ठीक है ना। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनोल, या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ए से क्या पड़ता है, ए से एप्पल, और एप्पल आप ऐसे याद रख सकते हो कि एप्पल के रेट बहुत हाई होते हैं, एप्पल के रेट बहुत हाई होते हैं, तो रेट से क्या बन गया फिर, रेटिनोल, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। और विटामिन सी, विटामिन सी का नाम क्या है, विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है ना, एस्कॉर्बिक अम्ल जिसे कहा जाता है। और ये आपने याद रखना है, ये इकलौता विटामिन होता है, विटामिन सी, जो मिल्क में, जो दूध में नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता, याद रखना है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि दूध में किस विटामिन की कमी होती है, और दूध में विटामिन सी की कमी होती है, ठीक है, विटामिन सी की कमी होती है। नेक्स्ट, दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं, यह आपने बताना है कितने बनते हैं। दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब कितने बनते हैं, 2, 4, 8 या अनंत, समझो बात। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है डी, अनंत, यानी इन्फिनिटी तक, मतलब पता ही नहीं कितने बनते हैं। अगर दो समांतर दर्पण मतलब एक दर्पण के बिल्कुल सामने दूसरा दर्पण अगर रख दिया जाए तो इस दर्पण का प्रतिबिंब इसमें बनेगा और इस दर्पण का प्रतिबिंब इसमें बनेगा और फिर इसका इसमें वो चलता जाएगा अनलिमिटेड, पता ही नहीं, अनंत तक, ठीक है ना। तो ये याद रखना है आपने, ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है। ऑप्शन, ऊपर उठ जाता है, नीचे धंस जाता है, उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं आता, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है, उसका राइट आंसर है ए, वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। क्यों, क्योंकि नदी का पानी समुद्र के पानी के मुकाबले थोड़ा हल्का होता है, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि समुद्र के पानी का जो घनत्व है, जो डेंसिटी है, वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। आप सभी को पता है ना, समुद्र का पानी भारी होता है, ठीक है। तो बस वही एक रीजन है, वो और भी है रीजन, बट मेनली वो रीजन है, ठीक है। नेक्स्ट, मैक नंबर संबंधित है किस चीज से, यही आपने बताना है, मैक नंबर किस चीज से संबंधित है। ध्वनि की गति से, जलयान की गति से, हवाई जहाज की गति से, या अंतरिक्ष यान की गति से, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या है, इसका राइट आंसर है सी, हवाई जहाज की गति से, हवाई जहाज की गति से संबंधित है भाई, ठीक है। होता क्या है ये मैक नंबर, देखो जो ध्वनि होती है, ठीक है ना, जो ध्वनि है हवा में जिस भी स्पीड से वो चलती है, ठीक है, 332 मीटर प्रति सेकंड। अगर हम नॉर्मल, वैसे हवा की टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है ध्वनि की गति, ठीक है ना, हवा ज्यादा गर्म है, ठंडी है, नॉर्मल है, कैसे है, ठीक है ना। बट हम एक नॉर्मल मान के चलते हैं, जो ध्वनि की गति है उसको हम ऐसे मान लेते हैं 332 मीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में 332 मीटर चलती है ध्वनि, तो इसको हम बोलते हैं एक मैक। क्या बोलते हैं हम इसको, एक मैक, एक मैक की स्पीड। अगर मैं आपको बोलूं कि ये कोई जहाज है, हम मेनली हवाई जहाज जो होते हैं वो मैक में हम उसकी स्पीड है जो नापते हैं, ठीक है ना। मैक में हवाई जहाज हो गए या मिसाइल हो गई, रॉकेट वगैरह हो गए, ठीक है ना, तो वो कितने मैक की स्पीड से चल रहे हैं। इसका मतलब है अगर कोई एक मैक की स्पीड से चल रहा है तो इसका मतलब वो 332 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। अगर कोई 2 मैक की रफ्तार से चल रहा है तो इसका मतलब वो 664 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हवाई जहाज वगैरह की गति जो है हम वो मैक नंबर में नापते हैं, मैक नंबर में, ठीक है ना। और मैक नंबर क्या है, एक मैक क्या है, अगर आपसे पूछा जाए एक मैक क्या होता है, तो जितनी ध्वनि की गति वायु में होती है, जितनी ध्वनि की गति वायु में होती है उतना ही एक मैक होता है, और कितनी होती है 332 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। बाकी ध्वनि की गति अलग अलग माध्यम में अलग अलग ही होती है, ठोस में सबसे ज्यादा होती है, तरल में उससे कम, और वायु में उससे कम, ठीक है ना, गैस वाले माध्यम में उससे कम होती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है भाई। और निर्वात में शून्य, ध्वनि की गति निर्वात में शून्य होती है, ये भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है, गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है, मतलब पिघल, जिस तापमान पे जाके कोई भी वस्तु पिघल जाती है, ठीक है ना। जैसे आपने लोहा है ना, लोहे को गर्म करना स्टार्ट किया, ठीक है ना, लोहे को गर्म करना स्टार्ट किया
कुछ हजार डिग्री पे जाके वो लोहा है जो वो पिघल जाएगा। तो जितने डिग्री तापमान पे लोहा पिघलना शुरू होगा वही उसका गलनांक बिंदु होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा गलनांक बिंदु किसका है? टंगस्टन का है। किसका है? टंगस्टन का है। और टंगस्टन के बारे में आपने याद रखना है, टंगस्टन का सिंबल अगर आपसे पूछा जाए चिन्ह, तो वो होता है W। टंगस्टन का चिन्ह क्या होता है? W। ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये आज के क्वेश्चन थे। आपके कितने मार्क्स बने हैं भाई आपने कमेंट करना है, कमेंट वाला रिस्पॉन्स आपका कम रहता है। और बाकी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है। जितने भी आप आर्मी रिलेटेड ग्रुप्स में जुड़े हैं सभी ग्रुप्स में अपने वीडियो का लिंक शेयर करना है। ठीक है, ताकि जल्दी से जल्दी हम लाइव क्लासें हैं जो वो शुरू कर सके। ठीक है, आपके लिए टारगेट है आज आप चैनल के 100 सब्सक्राइबर क्रॉस करवा दो, फिर हम लाइव क्लासें स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।